Hello everyone, I am Dr. Devangi Pandya. I am Associate Professor and PG Guide. Let us discuss today about pediatrics. चलिए आज हम बच्चों के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। बच्चे जब हम देखें तो सिंस जब से उनका बर्थ होता है तब से लेकर 18 इयर्स की एज तक वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप माना जाता है। पीडियाट्रिक के कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन से ही टैकल करना ज़रूरी होता है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनकी बर्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स का क्या क्लिनिकल कंडीशन थी, वो फीडिंग हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मदर्स कैसे ब्रेस्ट फीड देते थे, कितने टाइम तक दिया था, और ऊपर का जो भी फीड दिया उस पे भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। ये सारी चीज़ें हम बात करें तो बहुत छोटे बच्चों में देखी जाती हैं, पर इसी तरह काफ़ी ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसे बच्चों के लिए हम होम्योपैथी जिसमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कि डेंटिशन, वो भी एक माइलस्टोन है। सारे माइलस्टोन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि टाइम पर चले कि नहीं, बोलना उनका, टॉयलेट ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती है। उसी तरह डेंटिशन की अगर बात करें तो लगभग 5 से 8 महीने के बीच बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। पहले होते हैं मोलर्स, अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद दूसरे दांत आना शुरू होते हैं। इसमें ज़्यादातर परेशानी कहाँ आती है? जब बच्चे मुंह में चीज़ें डालने लगते हैं, बिकॉज तब तक वो आगे पीछे घूमना, क्रॉल करना, बैठना सीखने लगते हैं, तो उन्हें जो भी चीज़ हाथ में लगी वो अपने मुंह में डालेंगे। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जाने की वजह से बच्चे के पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। और कोई अगर आर्टिफिशियल चीज़ें दी गई, जैसे कि 6 महीने तक मदर्स मिल्क ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसके बाद अगर बच्चे को ऊपर से दूध दिया जाए या वो फैट, जिसमें उस दूध में ज़्यादातर फैट हो, तो वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। या आर्टिफिशियल, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आर्टिफिशियल फूड देने का आजकल, वैसे आर्टिफिशियल फूड्स भी अगर दिए जाएं तो उससे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जब ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं तब आती है परेशानी डायरिया की। जब ये डायरिया शुरू होते हैं तो डायरिया में अलग अलग टाइप से सिम्टम्स आते हैं जो होम्योपैथिकली हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रीनिश स्टूल है, जैसे कि स्पिनच लाइक स्टूल बोलते हैं, स्पिनच एंड एग लाइक स्टूल, बट उसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, इरिटेबल है, तब हम इस्तेमाल करते हैं कैमोमिला का, जो बहुत कॉमनली डेंटिशनल डायरिया में दी जाती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ होती हैं। उसमें एक है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है डेंटिशनल डायरिया में, जिसमें पेनलेस स्टूल और प्रोफ्यूज स्टूल, बार बार पॉटी होना, वाटरी स्टूल होना, इस टाइप से जब हो तब पोडोफाइलम का इंडिकेशन होता है। मैककाब वैसे बहुत ही कॉमन रेमेडी है, पर फिर भी वो भूली जाती है। इसमें सार स्टूल होते हैं, ऑफेंसिवनेस होती है, तो मैककाब भी काफ़ी अच्छा इंडिकेट करती है। ये सारी दवाइयाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें रूटीनली पेशेंट्स को बतानी चाहिए। पहले हाइजीन मेंटेन करें। दूसरी चीज़, बच्चे मुंह में कुछ और न डालें, उसका ध्यान रखें। तीसरी चीज़, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हमें बता नहीं सकेंगे, लेकिन उनके स्किन, जब स्किन टेक्सचर, जैसे स्किन उठाने पे एक ऐसे झुर्रियाँ पड़ने लगती है या स्किन पूरी ऊपर उठ जाए, स्किन जैसे ऊपर उठ रही है, दैट मीन्स कि बच्चा डिहाइड्रेट होना शुरू हुआ है। या फिर यूरिनेशन 24 घंटे के अंदर 6 बार से कम यूरिनेशन हो, या 8 से 10 बार डायरिया हो एक दिन में, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका है।
इस समय में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और तुरंत पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके जो भी आगे की ट्रीटमेंट है वो उनके हिसाब से देनी चाहिए। इसके अलावा ORS जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर बोलते हैं, वो उसी तरह बच्चों का जो ORS होता है वो भी बच्चों में देना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। प्लस डाइट में अगर बहुत छोटे हैं तो मदर्स मिल्क ही एडवाइजेबल रहता है, जो हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। अगर बड़े बच्चे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि दूध वगैरह अवॉइड करना है। फ्रूट में एप्पल या पोमेग्रेनेट दे सकते हैं, खिचड़ी, छाछ, पानी का प्रमाण इन शॉर्ट ज़्यादा रहना चाहिए। इस तरह डाइटरी एडवाइस भी बहुत हेल्पफुल रहती है। ये हमारी बात हुई डायरिया के रिलेटेड। तो चलो अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत जनरली बच्चों में देखा गया है, काफ़ी चीज़ों से होता है ये कॉन्स्टिपेशन भी। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो बॉटल फीडिंग से अगर हो तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है एल्यूमिना, जिसमें सॉफ्ट स्टूल है बट कोई स्ट्रेनिंग प्रेजेंट नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्रेनिंग। एंड बॉटल फेड बेबीज़ में अगर ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो, एल्यूमिना काफ़ी अच्छा काम करती है। बाकी मेडिसिन है ब्रायोनिया, जिसमें स्टूल बहुत ही हार्ड होता है एंड द क्वांटिटी ऑफ द स्टूल विच कम्स आउट इज़ वेरी लार्ज स्टूल एंड हार्ड स्टूल इज़ इंडिकेटिव ऑफ ब्रायोनिया। कॉन्स्टिपेशन है और बच्चा कैरी करने पर भी रोना बंद न करे तो वो इंडिकेशन है ब्रायोनिया का। इसी तरह अगर बात करें तो नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम देती है कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन नक्स का पिक्युलर सिम्टम है कि उसमें स्ट्रेनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर स्ट्रेनिंग प्रेजेंट नहीं है तो नक्स नहीं काम करेगी। फिर आती है ओपियम। जब ओपियम में भी हार्ड स्टूल होते हैं, दैट इज सेड एज ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, और जो स्टूल पास होता है दैट आर लाइक स्मॉल बॉल्स। तो ये बात हुई हमारी कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो उसमें भी डाइट बहुत महत्व का काम देती है। जैसे कि स्टार्ची फूड्स हमें मना करने चाहिए, दूध वगैरह कम देना चाहिए, केला, पपीता, चीकू, ऑरेंज मतलब फाइब्रस फूड ज़्यादा काम देते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। दूध के अंदर शुगर डालने से कार्बोहाइड्रेट जितना अच्छा बॉडी में जाएगा उतना कॉन्स्टिपेशन कम होगा। अब जब हमने कॉन्स्टिपेशन की बात की तो क्यों हम टॉयलेट ट्रेनिंग भूलें। ये जब टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आती है तो टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एक्चुअली में 10 महीने की उम्र से, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। जब बच्चा बैठने लगे दैट मीन्स कि बच्चा पॉटी सीट पे बैठ सकता है। और टॉयलेट ट्रेनिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसे ठीक से नहीं किया गया तो ये कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और जब ये कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बढ़े तब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बच्चे पैंट में पॉटी कर देते हैं, जिसे बोलते हैं एनकोप्रेक्सिस। ये एनकोप्रेक्सिस भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ में ये होती है कॉन्स्टिपेशन से। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या ज़रूरी रहता है, डेली बच्चों को पॉटी सीट पे बैठना ही बैठना है मॉर्निंग आवर्स में। भले थोड़ा टाइम लगे, 10-15 मिनट भले लगे, लेकिन कुछ भी करके उन्हें एक हैबिट फॉर्म करानी है। ये करने से उनका डेली रेगुलर एक शेड्यूल बनेगा। साथ साथ में डाइट में भी इतना ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स डेली ही खिलाने हैं, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, रोटी और चावल जो बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं उसके साथ दाल और सब्जी का भी महत्व उतना होना चाहिए, प्लस सैलड्स। लेकिन पॉटी ट्रेनिंग अगर ठीक से हुई तो कभी ये कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं बच्चों का चलना और बोलना। जब बच्चे 8 से 10 महीने की उम्र के होते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा उठ के पकड़ के चलना सीखने लगते हैं, लेकिन 1 साल तक की उम्र में चलने लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मानी जाती। आजकल हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे बैठना शुरू करते हैं, पेरेंट्स इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी चलने लगे। उसकी वजह से वो वॉकर
या ऐसे ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं है, जिससे बच्चों के पैर टेढ़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, उसे अपने आप सीखने का अवसर देना चाहिए और वो ज़रूर करेगा खुद से, और उसी तरह वो नॉर्मल चलना भी सीख लेगा। ये हुआ चलने के बारे में। उसी तरह बोलना, जब बच्चे 8 से 10 महीने के होते हैं तब वो 1 से 2 शब्द बोलना सीखने लगते हैं। फिर उसके बाद 11 से 15 महीने के बीच 2 से 3 शब्द बोलना सीखने लगते हैं। पहले माँ, फिर मामा, ऐसे 2 शब्द बोलते हैं। फिर 2 से 3 ऐसे करके 2 साल तक थोड़ी थोड़ी सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखने लगते हैं। इसी तरह आगे जाके बड़ा सेंटेंस एंड देन फिर तो वो अपनी स्टोरियाँ सुनाना सीखने लगते हैं। ये इसी तरह अगर स्पीच में डिले हो, या जिस तरह हम देख रहे हैं बच्चे दूसरे बोलते हैं, हमारा बच्चा नहीं बोलता, पहला उसका कारण हो सकता है कि वह ऐसी फैमिली में है जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। ज़्यादा लोग नहीं होने से भी बच्चे जल्दी बोलना नहीं सीखते। तो उससे ज़्यादा परेशान न हो, और उसके लिए क्या मेजर्स हैं, खुद से बच्चों से कितनी बात कर सके, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर भी ये परिस्थिति नहीं है, तब कोई स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब हो गया चलना, बोलना, डेंटिशन। क्यों ना अब बात करें बच्चों के दूसरे रूटीन प्रॉब्लम्स की, जैसे कि फ़ीवर। अगर हम देखें तो फ़ीवर जब बच्चों में आता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो हैं पेरेंट्स। फ़ीवर के कई कारण हैं। अगर हम देखें तो कोई इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोई बाहर का खाना खाने से भी हो सकता है, या ज़्यादा ठंडा लेने से भी हो सकता है, ठंडी हवा में जाने से भी हो सकता है। बच्चे किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं वो उनकी बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है। और फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तो फीवर एक सिम्टम है जो दिखाता है कि अंदर इन्फेक्शन है, और फीवर इज़ अ साइन एक्चुअली विच शोज दैट देयर इज़ सम इन्फेक्शन। और दूसरा, बॉडी खुद से लड़ना शुरू कर रही है। पेशेंट की बॉडी यानी बच्चे का बॉडी रिस्पॉन्ड दे रहा है जो भी इन्फेक्शन है उसके ऊपर। सो उससे ज़्यादा परेशान एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हाँ, कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फीवर में सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो तुरंत ही एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि फीवर के बाद जो परिस्थिति आती है और या फीवर के साथ जो होती है वो है कन्वर्जन्स, मतलब अकड़ी आना, जो ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए हाई ग्रेड फीवर ना हो उसका ज़रूर ध्यान रखें। फीवर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एनुअल टेम्परेचर, बच्चों में ज़्यादा करके, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहता है और एक्यूरेट टेम्परेचर भी देता है। आजकल तो ऐसे भी थर्मामीटर हैं जो सिर्फ टच करके बता सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर किड्स। जब टेम्परेचर आए तब पैरासीटामोल दी जाती है यूजुअली, लेकिन होम्योपैथी में भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर एक्यूट स्टेज ऑफ फीवर हो, या एकदम से फीवर आए, या कोल्ड एक्सपोजर से हो जिसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा हो, पल्स फास्ट हो, बच्चे बहुत रेस्टलेस हो, तो एकोनाइट प्रेफर की जाती है। अगर बच्चा थर्स्टलेस है, हाई ग्रेड फीवर है और उसके साथ कोल्ड फीट है, तो फिर जो मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना। अगर कोई बाहर का खाना खाया है जिसकी वजह से फीवर है, या आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम खा ली है जो बाद में नुकसान कर रही है, तो मेडिसिन आएगी अपनी आर्सेनिक। इसी तरह होती है ब्रायोनिया, पल्सिटिला, हेपारसल्फ, जिलसेमियम। ये सारी मेडिसिन फीवर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब बात करते हैं वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। बहुत बच्चे छोटे हों तो मदर्स मिल्क भी कभी कभी उन्हें सूट नहीं करता। इंडाइजेशन की वजह से भी वॉमिटिंग होती है, ओवर फीडिंग की वजह से भी वॉमिटिंग होती है, बाहर का खाना खाने से भी वॉमिटिंग होती है, जिस तरह मानते हैं फूड पॉइजनिंग, उससे भी वॉमिटिंग हो सकती है।
जब वॉमिटिंग होती है उसके अलग अलग तरह से सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन हम दे सकते हैं। अगर वॉमिटिंग में जैसे कि मिल्क निकल रहा है जो दही जैसा है, लाइक कर्डल्ड मिल्क, जो सिम्टम होम्योपैथी में है उस हिसाब से अगर प्रेफर करें तो एथूजा करके मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। टंग क्लीन है और कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, हम दे सकते हैं इपिकाक, जो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर ऐसी इस तरह से वॉमिटिंग है जबकि बाहर का कुछ खाया है उसके बाद वॉमिटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो हम दे सकते हैं आर्सेनिक अल्प। उसी तरह जब कोटेड टंग है और बाहर का खाना खाया है और आर्सेनिक काम नहीं दे रही है, तब हम दे सकते हैं पल्सिटिला। ये हुए वॉमिटिंग की मेडिसिन जो बहुत अच्छा हमें हेल्प करती है टू ट्रीट द बेबीज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है कफ कोल्ड। कफ कोल्ड ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है आजकल। अगर हम देखें, अगर हम होम्योपैथिकली बात करें तो वैक्सीनेशन देने के बाद भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से सिम्टम्स लेके आते हैं कि वैक्सीन देने के बाद अब उसे बार बार कफिंग हो रही है, तो ये भी कॉमनली देखा जाता है। अब देखें तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन पहले इतना नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी कफ कोल्ड देखने मिलता है और उसी के कारण काफ़ी सारे बच्चे नेबुलाइज़र पे चल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगेन होम्योपैथी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देगी अगर आप प्रॉपरली कंसल्टेशन से और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे अच्छी मेडिसिन जो बच्चों में यूज़ होती है विद दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स इज सैम्ब्यूकस, जिसमें क्रूप जैसे कि अंदर से कफ एक जमा पड़ा है, एक बलगम की परत बनी हुई है, उस टाइप से खांसी आ रही है और बार बार आ रही है, देन दैट इज़ अ गुड मेडिसिन, वेरी इंडिकेटिव एंड वेरी नाइस मेडिसिन, दैट इज़ सैम्ब्यूकस। थोड़ी सी खांसी अगर है और रनी नोज़ है, जिस तरह की थोड़ी खांसी लेकिन वो बार्किंग कफ एकदम ज़ोर से जैसे कि बाक कर रहा है, इस तरह से आवाज़ आ रही है, तो फिर मेडिसिन आती है बेलाडोना। उसी तरह नाक बंद रह रही है लेकिन थोड़ी हल्की हल्की खांसी है, तो उसमें मेडिसिन बच्चों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है, वो है डल्कामारा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है और बुक्स में, रूब्रिक्स में काफ़ी जगह पे मेंशन किया है। इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में अगर कोराइज़ा हो तो डल्कामारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। सिमिलर जाती है नक्स वोमिका, जब स्नीजिंग हो उसके साथ रात को नाक बंद रहती हो तो उसके अंदर जो अच्छी मेडिसिन जाती है वो है नक्स वोमिका, ये भी बहुत अच्छा काम देती है। इसी तरह आर्सेनिक भी हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। जब रैटलिंग ऑफ म्यूकस हो, डिस्चार्ज हो एंड देयर इज़ वीकनेस, तो आर्सेनिक का हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह अगर बात करें तो येलोइश डिस्चार्ज हो, कफिंग रात को ज़्यादा हो, तो हेपार सल्फ हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और ठंड के मौसम में तो ज़रूर देगी। अब अगर बात करें येलोइश डिस्चार्ज है, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज है और मॉर्निंग में परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो हमारी मेडिसिन है पल्सिटिला। अगर स्टिकी डिस्चार्ज है और मॉर्निंग में एग्रावेशन है तो आएगी कालीबाइक्रोमिकम। और हम एंटिमटाट को कहाँ से भूलें, बहुत ज़्यादा रैटलिंग ऑफ म्यूकस हो, अंदर चेस्ट में कंजेशन हो, क्लीन टंग हो और पेशेंट ब्रेथलेस हो, एंटिमटाट वर्क्स वंडरफुल। ये हुआ हमारा थोड़ी सी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन बच्चों के लिए। ये मेडिसिन में से काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जो अस्थमा में भी काम आती है। जब बात होती है रैटलिंग ऑफ म्यूकस की, मतलब ये बात हो रही है हमारी अस्थमा की। जब अस्थमा बात करते हैं तो वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस माना जाता है बच्चों में। अब इसमें जो मेडिसिन आती है, आर्सेनिक में भी वही तरह के सिम्टम्स जिसमें रैटलिंग ऑफ म्यूकस होता है, लेकिन नाइट एग्रावेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मोडालिटी बहुत पिक्यूलियर है, 12 बजे से 2 बजे तक। उसके साथ बच्चे या कोई भी पेशेंट जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, जनरली वो सो नहीं पाते,
लेकिन आर्सेनिक का भी ये बहुत पेक्युलर सिम्टम है कि वो लेट नहीं पाते। आर्सेनिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसी तरह बात करी हमने एंटीमटाड की, जिसमें अगेन क्लीन टंग है और बहुत ज़्यादा रैटलिंग ऑफ म्यूकस है। बिना एग्जामिनेशन के भी देख सकते हैं कि म्यूकस बहुत ज़्यादा है, और एग्जामिन करने पे दोनों तरफ काफ़ी रोंकाई मिलने के संभावना रहती है। तो वो आती है मेडिसिन एंटीमटाड, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसी तरह अगर बात करें तो स्पॉन्जिया टोस्टा भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिसमें खांसी भी इतनी ही ज़्यादा हो रहती है, विच इज़ ड्राई इन नेचर, बट स्टिल अंदर म्यूकस कंजेशन काफ़ी है, और ठंड के मौसम में स्पॉन्जिया का रिजल्ट अच्छा रहता है। इसी तरह अगर बात करें तो है जस्टिशिया पोथोस, जिसमें डस्ट एलर्जी से भी अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। पोथोस का रिजल्ट वंडरफुल रहता है। उसी तरह जस्टिशिया भी अस्थमा के लिए काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देती है। जस्टिशिया का मदर टिंचर भी उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है जितनी पोटेंसी। उसी तरह अगर बात करें तो इपिकाक, ये भी अस्थमा के लिए काफ़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है। अगेन म्यूकस कंजेशन, उसके साथ साथ खांसी, अगेन क्लीन टंग, बट नौशिया और वॉमिटिंग साथ में एसोसिएटेड है, तो वो इपिकाक का इंडिकेशन है। होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनली दे सकते हैं, जिससे वही तरह के डिजीज़ बच्चों में बार बार रिपीट ना हो। एब्रोटेनम करके एक मेडिसिन है जिसमें मैरास्मस बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें बच्चों के लीन थिन इमैशिएटेड लिम्स होते हैं और एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे बोलते हैं पॉट बेलिड एब्डोमेन। डायरिया भी इसमें काफ़ी देखा जाता है। एथुसा अगेन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब वॉमिटिंग रिकरेंट हो मदर्स मिल्क से या आर्टिफिशियल मिल्क से, और ज़्यादातर कर्डल्ड वॉमिटिंग ये जिसमें हो, उसमें एथुसा का इंडिकेशन बहुत ही अच्छा है। बराइटा कार्ब, इसे कैसे भूले, बराइटा कार्ब जिसमें डलनेस, स्लोनेस, स्लगिशनेस, इनअटेंटिवनेस या बोले तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड और ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने मिलता है, जबकि जिसमें एक है टॉन्सिलाइटिस, इसमें बराइटा कार्ब का रोल बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर हम देखें तो एक्यूट जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो बराइटा म्यूर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जबकि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में बराइटा कार्ब अच्छा रिजल्ट देती है। सीना की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, क्रॉस, पेविश चाइल्ड, जिसमें अगेन अगर हम देखें तो रात में बड़बड़ाना मतलब टॉकिंग इन स्लीप भी प्रेजेंट होता है। अगेन इसमें वर्म इन्फेक्शन भी प्रेजेंट होता है और बच्चे बार बार नाक में उंगली डालते रहते हैं, तो हम सीना इस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब हमने सीना की बात की तो कैमोमिला कहाँ से रह जाए। कैमोमिला में भी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन साथ साथ में कैमोमिला की इरिटेबिलिटी में डायरिया भी बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। उसके साथ कैमोमिला भले इरिटेबल हो, लेकिन जैसे ही माँ या कोई भी अपना उसे उठा ले तो उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। कैलकेरिया कार्ब, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बच्चों के लिए। कैलकेरिया कार्ब में भी अगेन स्लोनेस है, स्लगिशनेस है, कंफ्यूजन है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब के बच्चे फेयर, फैट, फ्लेबी 3F से ज़्यादा माने जाते हैं या ज़्यादा इंडिकेट होते हैं। और बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें कैलकेरिया कार्ब का रोल बहुत ही अच्छा रहता है। जब हम कैलकेरिया की बात कर रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब जैसे कि स्टाउट फैटी है, लेकिन कैलकेरिया फॉस वो तो पतला सा है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फोरस और कैलकेरिया दोनों के सिम्टम्स हैं। कैलकेरिया फॉस जबकि बोन्स की इश्यूज हो या फिर वॉकिंग लेट हो, ऐसी कंडीशन में या डेवलपमेंटल डिले हो तो कैलकेरिया फॉस काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अब दूसरी मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर में भी अगर हम देखें तो बच्चे लीन थीन रहते हैं, उसमें सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है और प्रिकॉशियस चाइल्ड, बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर बच्चे जो रहते हैं
उसे हम नाइट्रोम्यूर दे सकते हैं। स्कूल गोइंग गर्ल्स में हेडेक होना, ये एक नाइट्रोम्यूर का भी फीचर है और कैलकेरिया फॉस का भी फीचर है। नाइट्रोम्यूर में मेरास्मस भी देखा जाता है। नेक होल्डिंग नहीं रहता बच्चों का, उसे एब्रोटेनम से कंपेयर करके हम डिफ्रेंशिएट करके दे सकते हैं। सिलीशिया भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बच्चों के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे वो भी ज़्यादा टिमिड होते हैं, दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर, बट उससे ही कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। प्लस सिलीशिया का कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों में फियर ऑफ पिन्स भी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है, मतलब इंजेक्शन से डरना। काफ़ी अच्छे सिलीशिया में ऑब्स्टिनेसी भी होती है, जो अगेन कैलकेरिया से डिफ्रेंशिएट होती है। अगेन सिलीशिया में भी बोनी एसिमिलेशन की भी प्रॉब्लम होती है। होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली हो, एंड थैंक यू वेरी मच।